दोस्तों, आज के पॉडकास्ट में हम कुछ स्पेशल राइट्स, इम्यूनिटीज एंड एग्जेम्पशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। पर यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि ये स्पेशल राइट्स सभी इंडिविजुअल्स को नहीं मिलते। नमस्कार साथियों, स्टडी आईक्यू जुडिशरी में आप सबका स्वागत है। साथियों, आज के पॉडकास्ट का टॉपिक होगा पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। पार्लियामेंट के मेंबर्स और कमिटीज को कुछ स्पेशल राइट्स, इम्यूनिटीज एंड एग्जेम्पशंस प्रोवाइड किए जाते हैं, जिन्हें पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस बोला जाता है। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस की जरूरत इसलिए होती है ताकि मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट की इंडिपेंडेंस को और उनकी इफेक्टिवनेस को इंश्योर किया जा सके। दोस्तों, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास कोई भी पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस नहीं होते, क्योंकि प्रेसिडेंट को हमारी पार्लियामेंट का इंटेग्रल पार्ट तो माना जाता है, लेकिन प्रेसिडेंट किसी भी हाउस के मेंबर नहीं होते। कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग अगर पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस नहीं होंगे तो पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस अथॉरिटी एंड डिग्निटी को नहीं मेंटेन कर पाएंगे। ये प्रिविलेजेस पार्लियामेंट के मेंबर्स को किसी भी तरह के ऑब्स्ट्रक्शन से प्रोटेक्ट करते हैं एंड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज इफेक्टिवली डिस्चार्ज करने के लिए मोटिवेट भी करते हैं। दोस्तों, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ ऐसे मेंबर्स के लिए भी पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस को एक्सटेंड किया है जो पार्लियामेंट के किसी भी हाउस की प्रोसीडिंग्स में पार्ट ले सकते हो या फिर पार्लियामेंट के किसी भी कमिटी में पार्टिसिपेट करते हो, जैसे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। साथियों, अब हम इन प्रिविलेजेस के सोर्सेस को समझने की कोशिश करते हैं। प्रिविलेजेस के सोर्सेस को समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह के प्रिविलेजेस को मेंशन करता है। साथियों, ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 105 में दो तरह के प्रिविलेजेस मेंशन्ड हैं। पहला, फ्रीडम ऑफ स्पीच इन पार्लियामेंट एंड दूसरा, राइट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ इट्स प्रोसीडिंग्स। दोस्तों, 1950 से पहले हमारी पार्लियामेंट के लिए उन प्रिविलेजेस को अडॉप्ट किया जाता था जो ब्रिटेन में ब्रिटिश पार्लियामेंट के लोअर हाउस यानी हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए एप्लीकेबल होते थे। लेकिन 26 जनवरी 1950 के बाद कुछ अमेंडमेंट्स भी हुए। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद ब्रिटिश के हाउस ऑफ कॉमन्स से कुछ रेफरेंसेस लिए गए एंड इंडियन पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस में कुछ वर्बल चेंजेस भी हुए, लेकिन इन प्रोविजंस के इम्प्लीकेशन में कोई चेंज नहीं हुआ। मोर ओवर, पार्लियामेंट ने अभी तक किसी भी तरह का स्पेशल लॉ नहीं बनाया है जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस को कोडिफाई करता हो। लेकिन पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस के कुछ इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, वेरियस लॉज मेड बाय पार्लियामेंट, रूल ऑफ बोथ द हाउसेस, पार्लियामेंट्री कन्वेंशंस, जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस एटसेट्रा। दोस्तों, अब हम मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के इंडिविजुअल प्रिविलेजेस को समझने की कोशिश करेंगे। पार्लियामेंट के सेशन के दौरान और पार्लियामेंट शुरू होने से 40 दिन पहले और पार्लियामेंट खत्म होने के 40 दिन बाद किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को अरेस्ट नहीं किया जाता। दोस्तों, अगला इंडिविजुअल प्रिविलेज ये है कि हर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पास फ्रीडम ऑफ स्पीच होती है एंड उनके द्वारा पार्लियामेंट में कही गई किसी भी बात को कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज नहीं किया जा सकता। अगला इंडिविजुअल प्रिविलेज ये है कि उन्हें ज्यूरी सर्विस से एग्जेम्प्ट किया जाता है। जब पार्लियामेंट सेशन में होती है तो कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट किसी भी तरह के एविडेंस को देने से मना कर सकता है और विटनेस के तौर पर अपीयर होने से भी मना कर सकता है। दोस्तों, अगर कलेक्टिव प्रिविलेजेस की बात की जाए तो पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के पास ये पावर होती है कि वो अपनी रिपोर्ट, डिबेट्स एंड प्रोसीडिंग्स को पब्लिश करें। इतना ही नहीं, वो दूसरों को इन प्रोसीडिंग्स को पब्लिश करने से मना भी कर सकते हैं। लेकिन 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 के बाद फ्रीडम ऑफ प्रेस को रिस्टोर किया गया ताकि वो बिना हाउस की परमिशन के पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स की ट्रू रिपोर्ट्स को पब्लिश कर सके। हाउएवर, किसी भी हाउस की सीक्रेट सिटिंग के दौरान प्रेस के पास ये फ्रीडम नहीं होता एंड बेसिकली सीक्रेट सिटिंग्स का यूज तब होता है जब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट मैटर्स को डिस्कस करना हो और उन्हें ओपनली प्रेजेंट करना अप्रोप्रिएट ना माना जाए। साथियों, अगला कलेक्टिव प्रिविलेज ये है कि पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस अपने प्रोसीजर्स को रेगुलेट करने के लिए रूल्स बना सकते हैं। इतना ही नहीं, अपने बिजनेस को कंडक्ट करने के लिए भी वो खुद से रूल्स बना सकते हैं और उसे रेगुलेट भी कर सकते हैं। साथियों, अगला प्रिविलेज ये है कि पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस किसी भी प्रिविलेज के ब्रीच के लिए मेंबर्स को पनिश भी कर सकते हैं और उन्हें सस्पेंड भी कर सकते हैं। जब किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को अरेस्ट किया जाता है, डिटेन किया जाता है, कॉन्विक्ट किया जाता है, तो पार्लियामेंट के पास ये पावर होती है कि वो इमीडिएटली उस अरेस्ट या डिटेंशन की इंफॉर्मेशन को रिसीव करे। हमारी कंट्री की कोर्ट्स
पार्लियामेंट के किसी भी हाउस की प्रोसीडिंग्स या पार्लियामेंट्री कमिटीज के फंक्शनिंग को क्वेश्चन नहीं कर सकती। इतना ही नहीं, हाउस के प्रिसाइडिंग ऑफिसर की परमिशन के बिना किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को पार्लियामेंट्री प्रीमिसेस के अंदर अरेस्ट भी नहीं किया जा सकता। साथियों, अब हम ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस एंड कंटेम्प्ट ऑफ द हाउस के बीच जो डिफरेंस है उसे समझने की कोशिश करते हैं। ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का यह मतलब होता है कि जब कोई इंडिविजुअल पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, राइट्स एंड इम्यूनिटीज को डिसरिगार्ड करे तो उस इंडिविजुअल को हाउस पनिश कर सकता है। ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस किसी हाउस के द्वारा कलेक्टिवली भी हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ कंटेम्प्ट ऑफ हाउस की बात करें तो कोई एक्ट जो पार्लियामेंट के हाउस की फंक्शनिंग को ऑब्स्ट्रक्ट करता हो या फिर हाउस की फंक्शनिंग या हाउस की एफिशिएंसी को नेगेटिवली इंपैक्ट करता हो, एंड अल्टीमेटली इन एक्शंस की वजह से हाउस की डिग्निटी एंड ऑनर नेगेटिवली इंपैक्ट होती हो, तो वो एक्ट कंटेम्प्ट ऑफ हाउस के अंतर्गत आता है। साथियों, हमें यहां पर यह समझना होगा कि ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस एंड कंटेम्प्ट ऑफ हाउस ये दो इंटरचेंजेबल फ्रेजेस हैं, जिसका मतलब यह होता है कि ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस की वजह से कंटेम्प्ट ऑफ हाउस हो सकता है एंड कंटेम्प्ट ऑफ हाउस में ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस इंक्लूड होता है। लेकिन यहां पर समझने वाली बात यह है कि कंटेम्प्ट ऑफ द हाउस के इम्प्लीकेशंस काफी वाइड होते हैं, क्योंकि बहुत बार विदाउट कमिटिंग एनी ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस कंटेम्प्ट ऑफ हाउस तो हो सकता है। दोस्तों, अब हम उन आर्ग्यूमेंट्स को समझेंगे जो इन प्रिविलेजेस के कोडिफिकेशन के फेवर में होते हैं। जब तक इन प्रिविलेजेस को कोडिफाई नहीं किया जाएगा तो इन प्रिविलेजेस में काफी तरह की इंटरप्रिटेशंस की पॉसिबिलिटीज रहेंगी, एंड अगर कोडिफिकेशन हो जाता है तो जुडिशरी एंड लेजिस्लेचर के बीच कन्फ्लिक्ट्स को भी प्रिवेंट किया जाएगा। दोस्तों, कोडिफिकेशन की वजह से प्रिविलेजेस का एडहेरेंस एंड ऑब्जर्वेशन भी पॉसिबल हो पाएगा। आइए साथियों, अब हम उन आर्ग्यूमेंट्स को समझते हैं जो कोडिफिकेशन के अगेंस्ट में हैं। जब प्रिविलेजेस को कोडिफाई करने के लिए पार्लियामेंट में बिल इंट्रोड्यूस किया जाएगा तो वो बिल रूलिंग पार्टी के पर्सपेक्टिव को रिफ्लेक्ट करेगा। ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस या कंटेम्प्ट ऑफ हाउस ये दो ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जो ओवर द ईयर्स चेंज भी हो सकते हैं, तो उन्हें प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंट करना या कोडिफाई करना अप्रोप्रिएट नहीं माना जाएगा। साथियों, जब प्रिविलेजेस को कोडिफाई कर लिया जाएगा तो हाउस के प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास प्रिविलेजेस को एक्सपैंड करने की अथॉरिटी कम हो जाएगी और इसकी वजह से पार्लियामेंट की सॉवरेनिटी भी कम हो सकती है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस को ब्रीच किया जाता है तो क्या उन चार्जेस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए कोई पार्लियामेंट्री कमेटी भी होती है? तो इसका जवाब होगा हाँ। पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज में एक स्टैंडिंग कमेटी बनाई जाती है जो इन केसेस ऑफ ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस हाउस के प्रिसाइडिंग ऑफिसर को अप्रोप्रिएट एक्शन लेने के लिए रेकमेंड करती है। लोकसभा के अंदर उस स्टैंडिंग कमेटी में 15 मेंबर्स होते हैं जिन्हें स्पीकर ऑफ लोकसभा नॉमिनेट करते हैं। ये 15 मेंबर लोकसभा के ही मेंबर्स होते हैं। वहीं दूसरी तरफ राज्यसभा में चेयरमैन ऑफ द हाउस 10 मेंबर्स को रिकमेंड करते हैं जो स्टैंडिंग कमेटी का हिस्सा बनते हैं, और ये 10 मेंबर्स राज्यसभा के ही मेंबर्स होते हैं। तो साथियों, आज के पॉडकास्ट में बस इतना ही। अगले एपिसोड में एक और कॉम्प्लेक्स टॉपिक को हम आपके लिए सिंपल वर्ड्स में ब्रेक करेंगे। तब तक आप सब स्टडी IQ जुडिशरी के साथ बने रहिए एंड कीप स्टडिंग। थैंक यू।